बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप लोग स्वस्थ और मज़े में होंगे। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी विलम्ब से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल गया जी और फिर वाराणसी की यात्रा पर निकल जाने के कारण मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना सका। इसलिए महाभारत 2024 के इस अंक को आप तक पहुंचाने में मुझे विलम्ब हुआ। ये अंक जब आ रहा है तब समझ जाइए चौथा चरण भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये अंक बड़ा मज़ेदार है, बड़ा सनसनीखेज है, बहुत ज़ोरदार है, क्योंकि इस बीच में इतनी सारी घटनाएं हो गई और वो घटनाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल चर्चा के लिए ज़रूरी विषय है। आज पूरे देश में उस विषय पर चर्चाएं चल रही हैं। तो सबसे बड़ी तो ये बात हुई कि अरविंद केजरीवाल, जो कि शराब घोटाले में जेल में पड़े हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कर दिया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि उनको इंटरिम बेल मिली है। दरअसल वो इंटरिम बेल नहीं हो सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्वविवेक से अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें आज़ाद किया है, क्योंकि इंटरिम बेल में एक प्रावधान यह भी होता है कि जब बेल रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दी गई हो तो उस बेल पर विचार करते समय उसे इंटरिम बेल दी जा सकती है। तो यहाँ तो जिस विषय पर सुनवाई चल रही थी वो विषय था कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वह अवैध है। उस पर सुनवाई चलने के दौरान उन्हें आज़ाद किया गया। दूसरी बात, इंटरिम बेल में व्यक्ति को जब उसकी समय सीमा पूरी हो जाती है तो कोर्ट के सामने सरेंडर करना होता है, कोर्ट के सामने पेश होता है वो। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा। यहाँ अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है, जेल में जाना है। तो यह एक प्रकार से पेरोल कह सकते हैं। यद्यपि पेरोल भी इसलिए नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से, क्योंकि पेरोल तो कन्विक्टेड मैटर पर दी जाती है। जब कन्विक्शन हो गया रहता है अपराधी का, उसके बाद ये पेरोल पे उसको रिहा किया जाता है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को आज़ाद नहीं बोल सकता कि जैसे वो अपने आप को रिहा होने के बाद बतला रहा है कि देखो मैं बाहर आ गया, गर्व से कह रहा है मैंने हरा दिया लोगों को। वो ऐसी बात नहीं है। वो अब जो उस पर आरोप हैं उनसे वो बरी नहीं हुआ है। वह अभी भी शराब घोटाले का आरोपी है, क्योंकि अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के द्वारा असाधारण परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं इसके कारण कि भाई चुनाव हर 5 साल में होता है, तो 5 साल में होंगे चुनाव, इसलिए उसको आज़ाद कर दो कुछ दिनों के, और उसके बाद उसे
जेल में जाकर सरेंडर करना है 1 जून। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे केजरीवाल को जेल जाना होगा और वहाँ फिर उनकी जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 5 साल में चुनाव आते हैं। अरे भाई, चुनाव है, ये कोई कुंभ का मेला तो नहीं हुआ कि जो 12 साल में भरेगा तो भाई वो कैसे 12 साल तक इंतज़ार करेगा। हर 5 साल में होता है, 5 साल बाद आ जाएगा। और 5 साल ही क्यों, यहाँ तो चुनाव हर साल होते हैं। हर साल 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव देश में चलता ही रहता है। कभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का मध्यावधि चुनाव चल रहा है, तो कभी महापौर के चुनाव चल रहे हैं, तो कभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, कभी सरपंच लोगों के चुनाव, गांव की पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। तो ये चुनाव के कारण असाधारण परिस्थितियां हो गई, ये लोगों की समझ से बाहर है। और जैसे ही ये फैसला आया, पूरे देश की जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और नाखुशी देखी गई इस फैसले को लेकर कि आखिर ऐसा क्या, क्यों एक व्यक्ति को इतनी तरजीह दी गई। अगर ऐसा है तो बाकी लोगों को भी छोड़िए। हेमंत सोरेन ने क्या अपराध किया है जो उसको आपने नहीं दी। मनीष सिसोदिया भी को छोड़ो। और दूसरी बात ये है कि अब तो इससे ये नज़ीर बन गई कि चुनाव प्रचार के लिए हमको छोड़ा जाएगा, या कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई कैदी है, कोई खूनी है, कोई लुटेरा है, कोई रेपिस्ट है, तो वो ये बोलेगा कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है या चुनाव का प्रचार करना है, तो आप मुझको छोड़िए, क्योंकि आपने उस मामले में आप छोड़ा था। तो समानता का अधिकार भी होता है एक चीज़, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत ये है कि जब तक ईडी सिफारिश ना कर दे, स्वीकृति ना दे दे, कोर्ट बेल नहीं दे सकती। ये ईडी के स्वीकृति के बाद ही उसको बेल दी जाती है। तो यहाँ पर ईडी के विरोध के बावजूद न्यायाधीशों ने, हमारे महान विद्वान न्यायाधीशों ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए ईडी के विरोध को ताक पर रखकर उनको असाधारण परिस्थिति के अंतर्गत चुनाव प्रचार हेतु 20 दिन के लिए छोड़ दिया गया। यानी उसको अभी जेल में जाना होगा, उसको अभी छोड़ा गया है। जैसे सांड खूंटे से बंधा होता है, कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, उत्पात मचाता है। कई बार बाज़ार में घुस जाएगा, दुकानों में घुस जाएगा, सब्जी वाले फल वालों के सब्जी में मुंह मार के उनको खा जाएगा। तो जब इस तरह की हरकतें करता है तो लोग परेशान होकर उसको कांजी हाउस भिजवा देते हैं। तो कांजी हाउस से पुनः सांड को छोड़ दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब वो आके क्या करेगा वो आप चाहें। हाँ, लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात की है, और इससे क्या हुआ कि जो अभी तक केजरीवाल इस्तीफ़ा नहीं दे रहा था और एक्टिंग सीएम बना हुआ था, अब वो सीएम नहीं रहा, क्योंकि वो अब सस्पेंडेड सीएम है। उसके अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं कि आप अपने अधिकारों, सीएम के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से वो सस्पेंडेड सीएम हो गया है। अब वह अपने सीएम के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा। और पेरोल जैसा ही है, लेकिन पेरोल में तो जो अपराधी घोषित हो जाते हैं उन्हीं को पेरोल दी जाती है। कि जैसे किसी को सज़ा मिल गई है, 20 साल की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है,
तो बीच में उनको कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा संजय दत्त को पैरोल मिलती रही है बार बार, उसी तरह से। तो ये पैरोल भी नहीं है, ना ही इंटरिम बेल है। इसे माननीय न्यायाधीशों ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के कारण छोड़ दिया। हाँ, अब ये प्रश्न हो सकता है कि भाई यहाँ पर समानता का अधिकार क्यों नहीं, और ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थितियाँ आ गई कि जो न्यायाधीशों को ये लगा कि नहीं भाई केजरीवाल को छोड़ा जाना जरूरी है। तो भाई आप ये समझ लीजिए, आप न्यायाधीशों को इतना वो क्यों दोषारोपण करते हैं? क्योंकि बहुत साल पहले ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थी। तब ये कहा गया था कि भाई ये जो न्यायपालिका में जो लोग हैं वो लोग भी आखिर इंसान ही हैं हमारे आपके जैसे। वे लोग कोई किसी अन्य दुनिया से आए हुए कोई अन्य जीव नहीं है, किसी एलियन नहीं है वो लोग। तो आप उनसे ऐसी क्यों उम्मीद करते हैं? आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इसलिए इसका अब उस पर ज़्यादा हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि वो उसके आज़ाद हो जाने से भी कोई फर्क चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहने को भी हो जाएगा कि भाई आज़ाद नहीं होता और ये जो हार उनको देखनी है 4 जून को, तो उसको कहने को ये रहता कि देखो मेरे को जेल में अंदर कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया। लो भाई, अब तो जेल से तेरे को बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद हारा है तू। तो इससे जो भी हो, लेकिन आपको मैंने याद करिए कि कहा था कि ये चुनाव महाभारत इसलिए है कि इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि इस चुनाव में देश के साथ साथ विदेशी महान शक्तियाँ मोदी जी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं, और उनमें कौन कौन शामिल हैं इनको आप अंदाज कर सकते हैं। वो काम करेंगी, वो शक्तियाँ कराएंगी जो मोदी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए सरल होगा, जिसमें फ़ायदा होगा। जो मोदी जी को नुकसान पहुंचा सके ऐसे वे सारे काम ये कराए जाएंगे। ये आपको मैंने पिछले अंक में भी कहा था। तो वो सब चीज़ें घटित होते जा रही हैं, आपके सामने ये घटनाएं हैं। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं, खुद इसका विश्लेषण कीजिए। ये जो घटनाएं होते जा रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्या ऐसी घटनाएं इसके पूर्व भी कई बार होती रही हैं? अब आ जाइए कि केजरीवाल तो आज़ाद हो गया और अब उसने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया भर की अफवाहें, अपना अंदर का कल्पना शक्ति जो निकालनी है, जो नैरेटिव चलाना है लोगों में, भोले भाले लोगों में, क्योंकि अब लोग बहुत कुछ समझने लगे, तो उसने चालू कर दिया कि भाई वो एक तरफ तो ये बतला रहा है अपने आप को कि मैं इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होने लायक मैं ही हूँ। उसने ये भी कह दिया कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो आप पार्टी के बिना नहीं बनेगी, और ये बात याद रखिए कि उसके द्वारा जब हम समर्थन देंगे तभी सरकार बनेगी। तो एक प्रकार से वो इंडिया अलायंस वालों को संदेश दे रहा था कि भैया प्रधानमंत्री बनने लायक तो मैं ही हूँ।
तो इधर तो वो ये बोल रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और वहीं दूसरी ओर वो ये फिर पलटी मारता है कि नहीं, मोदी जी की सरकार बनते ही क्या होगा कि मोदी जी तो भाई अगले साल रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी 75 के हो रहे हैं, इसलिए वो फूला नहीं समा रहा है कि 75 साल होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। अरे कौन सा संविधान में लिखा है कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे 75 साल की उम्र में, कि 75 साल की उम्र के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता या राजनीति में नहीं रह सकता है? किसने किसने कह दिया ये? और अगर मान लो कहा भी है तो जनता यदि चाहेगी, नहीं चाहेगी तो कैसे हो सकता है? तो अब वो ये क्या कहता है कि 75 साल होने के बाद मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी 2 महीने में ही योगी आदित्यनाथ जी को बाहर कर देंगे और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो आप मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हो, आप अमित शाह जी को वोट दे रहे हो। तो कम से कम यहाँ उसने ये भी मान लिया कि जो जनता जो वोट दे रही है वो मोदी जी को दे रही है, वो ये समझ रहा है। और दूसरी बात ये भी मान लिया कि मोदी जी की सरकार बन रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तू क्या भविष्यवक्ता बन गया? इतना बड़ा भविष्यवक्ता है तू तो पहले गुजरात में भी ऐसी बोला था कि आईबी के सूत्रों से, फलाने सूत्रों से हमारी गुजरात में सरकार बन रही है। तो ये झूठी बातें फैलाना उसकी आदत रही है। वो झूठ तो बात पे बोलने वाला आदमी है, उसकी बातों पर सोचना क्या। अब आ जाइए यहीं पर इंडिया अलायंस का इनका एक और देखिए, केजरीवाल को लेकर कांग्रेस और आप पार्टी दोनों इंडी गठबंधन में हैं। अब जब यहाँ पर इनके सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तब कांग्रेस के नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित ने कह दिया है अपनी पार्टी को कि हम केजरीवाल के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। आप हमारे को अगर प्रचार में लगा रहे हो ठीक है, करेंगे, लेकिन हम उसके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। यहीं स्पष्ट दिख गया दोनों के बीच में टकराव। वहीं चन्नी, पंजाब का याद होगा आपको, नेता, कांग्रेसी नेता, उसने भी कह दिया है कि आप पार्टी वालों ने खालिस्तानियों से चंदा लिया है, उनकी जांच होनी चाहिए। अब यहाँ वो आप पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। तो अब आप पार्टी के अगर वो खिलाफ बोलेगा तो आप पार्टी कांग्रेस के पक्ष में कहाँ बोलेगी? तो इनका हाल तो अभी इलेक्शन के पहले ही ऐसा है। तो यदि ये मान लो जीत जाते हैं, जो कि कल्पनातीत बात है, तो सोचिए कैसे सरकार चला सकते थे। तो इनकी बात तो यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं। अब आ जाइए कि कांग्रेस के लोग कैसे कैसे सेल्फ गोल करते हैं। ये लोग बूमरैंग चलाते हैं, जो चलाने के बाद घूमते हुए दूसरी जगह वार तो नहीं करता, बल्कि उल्टा आके उन्हीं के मुंह पर पड़ता है। इनका एक गुरु है अमेरिका में बैठा हुआ, राहुल गांधी का गुरु, चिंपांजी। जी हाँ, उसको चिंपांजी ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसने जिस बदतमीजी और जिस अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है मूर्ख ने, उसके लिए यही शब्द ठीक, क्योंकि वो चिंपांजी जैसा दिखता भी है। उसने कहा है कि उत्तर भारतीय अरेबियन जैसे, नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज़ और साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। इस तरह से उसने रंग भेद करके भारतीयों का अपमान किया है। ये रंग भेद चलता है आपके यूरोप और अमेरिका में, भारत में इस तरह की बातें नहीं हैं। तो इस वजह से अब कांग्रेस को घबराहट हुई कि उसके कारण इसलिए तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो उसने तुरंत झटपट काम चलाओ भैया, इस्तीफ़ा दे दो यार। तो उसने दिखावे के लिए इस्तीफ़ा दे दिया, बाकी काम तो वो वही करेगा क्योंकि गुरु ठहरा।
क्योंकि उसको उसके राहुल गांधी के लिए भाषण लिखना है। जब वो अमेरिका इंग्लैंड जाता है तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोलना है ये उसको वही सिखाता है। तो ये सब तो वो चालू रखेगा, भले वो अध्यक्ष रहे या ना रहे। अब एक से पूरी नहीं हुई थी बात, एक कमी रह गई थी, और जिसकी कमी को लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वो कहाँ गया भाई इस बार, जो हमेशा आता है चुनाव में, इस बार अभी तक नहीं दिखा। जी हाँ, मणिशंकर अय्यर, जिसने कभी नीच बोला तो कभी पाकिस्तान जाकर बोला कि भैया आप लोग हमारी मदद करो ना मोदी को हटाने में। किनको बोला? आतंकवादियों को। और वो इस बार अभी बोल बैठा फिर से। वो क्या कह रहा है आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि भाई ये क्या इन लोग अपनी नीति चलाते हैं, ये पाकिस्तान को सम्मान क्यों नहीं दे रहे। हमको पाकिस्तान को इज्जत देना चाहिए, हमको उनसे बात करना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम है कि उनके पास एटम बम है, वो अगर एटम बम फोड़ देगा तो हमारा क्या होगा। अरे जिसको दुनिया के छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब देशों ने ठुकरा दिया कटोरा छाप को, कोई उसको इज्जत नहीं दे रहा, 2 कौड़ी का नहीं रह गई उसकी इज्जत, उसको बोल रहा है कि आप इज्जत दो। जैसे ये देते आए थे, ये अपने शासन में पाकिस्तान को अपने सिर पर चढ़ा के रखे थे। इसीलिए जब वो मुंबई कांड हुआ उसके बावजूद भी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि उसका बदला लिया जाए, जबकि सेना ने कहा भी, लेकिन कह दिया गया कि नहीं, इससे हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह की पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले आज इस भाषा पे आ गए। और पाकिस्तान तो ये चाहता है, पाकिस्तान में उनके जो शासक बैठे हैं, राजनीति के में लोग हैं, वो तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जीत के आ जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि इसमें उनका भला है। वो हमको पालन पोषण वही करता है, कांग्रेस ही करती आई है पालन पोषण पाकिस्तान का शुरू से। जब पाकिस्तान बना तो उनको पैसे भी दे दिए, जगह तो ज़मीन तो दे दिए, उसके बाद उनको करोड़ों रुपए देश चलाने के लिए दे दिए। तो ये जो पालन पोषण है वह इन्हीं के द्वारा संभव है, मोदी के द्वारा तो हम बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बोलकर अपने लिए सेल्फ कूल कर लिया। अब इसके बाद जहाँ ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जहाँ एक ओर मोदी जी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए इनकी काट पे काट करते चले जा रहे हैं, इनकी एक एक रणनीति को धराशायी करते चले जा रहे हैं, इनकी आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, वही उसी कारण अब पूरा विपक्ष अधीर हो गया है, विक्षिप्त हो गया है, और उस विक्षिप्त अवस्था में वो गाली गलौज अभद्र भाषा पर उतर आया है। राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। अरे एक सामान्य लोग भी अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं, सम्मानित भाषा का उपयोग करते हैं, तू तड़ाक नहीं करते कि किसी बुढ़े के साथ कोई यदि जवान लड़का तू तड़ाक करे तो वहाँ जो सुनने वाले रहते हैं वहीं उसको 2-4 तमाचे जड़ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक और अभद्र भाषा में बात कर रहा है। क्या उसके पास संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई? अरे
एक बुजुर्ग के नाते भी कम से कम नहीं करते, तो प्रधानमंत्री होने के नाते तो कम से कम सोचना चाहिए। वहीं वो नकली शिवसेना का राउत, वो कह रहा है कि मैं मोदी को जिंदा गाड़ दूंगा। मोदी कौन सी बड़ी चीज़ है? कांग्रेस कह रही कि हम मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यहाँ पर ये लोग गाली देते हुए भी अपने वोटर्स का ख्याल रखते हैं। अल्पसंख्यक को सुनाते हुए गाली देते हैं, उनके हिसाब से गालियाँ दे रहे हैं। कब्र खुदेगी, जिंदा गाड़ दूंगा, ये सब बातें क्यों? ये केवल तभी होता है हताशा, निराशा, सामने एकदम आसन्न संकट, हार का संकट दिख रहा हो तो आदमी अर्ध विक्षिप्त हो जाता है और उसमें इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि अभी उनकी क्या स्थिति चल रही है। और कह रहे हैं कि भाई मैं डिबेट करूंगा। राहुल गांधी ऐसी असभ्य भाषा में बात करने वाला कहता है कि आए मोदी मेरे साथ डिबेट करे। मैं उसको ऐसे ही चैलेंज किया था पार्लियामेंट में, और क्या हुआ था कि कांप जाएगी, धरती कांपेगी, दुनिया भर की बात किया था, और क्या निकला था? फुस करके भाग गया था। अरे आपको याद होगा, हम तो पहले कहते हैं कि आप भाई मोदी जी से डिबेट करने के पहले हमारे शहजाद पूनावाला से या फिर सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट कर लो, वो आपको संतुष्ट कर देंगे, बहुत अच्छे तरह संतुष्ट करेंगे आपको, कि आपकी सारी जो इतनी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तब समझ में आएगा कि मोदी जी से डिबेट करने का क्या अर्थ होता है। आप लोगों को अगर मालूम ना हो तो मैं बताऊं कि एक हमारे यहाँ दारा सिंह पहलवान थे, वो फ्री स्टाइल के हमारे पहलवान थे, और उन्होंने अपने जीवन में लगभग 500 कुश्तियाँ लड़ी और प्रत्येक कुश्ती में वो जीतते थे, उनको जीत हासिल हुई है। तो वो जब कुश्ती के लिए जब उनको कोई चैलेंज करता था, कोई पहलवान दूसरे देश का, तो वो कहते थे कि भैया तू एक काम कर यार, तू मेरे बराबरी का है कि नहीं है मैं नहीं जानता, तू मेरे भाई से पहले लड़ ले। उनके भाई थे रंधावा, वो भी आपने शायद उनको भी फिल्मों में देखा होगा। दारा सिंह तो हनुमान के रूप में भी सब लोगों को के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। तो वो रंधावा से लड़ने के लिए पहले बोलते थे। तो वैसे ही मोदी जी का हाल है, मोदी जी भी क्यों तेरे से डिबेट करेंगे? कहाँ मोदी जी आसमान और तुम कहाँ ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े, उनका तुम्हारा क्या मुकाबला? तो यहाँ ये दो की बात तो हुई, तीसरा अभी क्यों छूटता कांग्रेस का? हाँ, एक बात है, ये लोग भले अपने प्रधानमंत्री को इज्जत ना दें, मगर इनको इज्जत देना आता है। किनको देते हैं ये इज्जत? आतंकवादियों को। लादेन साहब, जाकिर नायक साहब जी, लादेन जी, इस तरह से अफजल गुरु जी, याकूब मेनन जी, ऐसा ये उनको आदर से बुलाते हैं, उनको आदर देते हैं। तो अब इससे उनकी मानसिकता का स्पष्ट हो जाती मानसिकता। अब मैं जो कह रहा था कि एक चिंपांजी, दूसरा मणिशंकर अय्यर जिसने मोदी जी को नीच बोला था, और अब एक तीसरा और नया पैदा हो गया बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी। उसने कहा, उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसने कहा कि
उससे जब कहा कि भाई आप लोग अडानी को बहुत गाली देते हो पार्लियामेंट में, इसमें उसमें बाहर, तो बोले इसलिए गाली देते हैं कि भाई वो हमको पैसे नहीं देता, अगर वो हमको पैसे देता तो हम चुप रहते, उसको कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा बोलकर उसने सारे अपने कपड़े उतार कर रख दिए, कांग्रेस सब जाहिर कर दिया कि भाई क्यों है अडानी अंबानी को क्यों गाली दे रहे हैं बेचारे। तो इस तरह की बातें इनके साथ चल रही हैं। अब एक और बात कि इनका जो घोषणा पत्र आया और उसकी जो छीछा लेदर मोदी जी ने की है, उससे ये तड़प गए। इनने जो लाया है कि हम अमीरों से पैसा छीन कर लोगों का सर्वे करेंगे, जाति का सर्वे करेंगे और संपत्ति का सर्वे करेंगे, तो जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी उससे छीन कर हम उनके पास बांट देंगे जिनके पास संपत्ति नहीं है। कि भाई ये 2% है, 2% वालों को पास 50% है, तो वो 50% लेकर हम बाकी लोगों में बांट देंगे। ये सिद्धांत कोई नया नहीं है। जर्मनी के एक विचारक कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया था कि अमीरों से लो, सबको बराबर बराबर बांट दो, सब बराबर हो रहेंगे तो गरीबी मिट जाएगी और सबको समान रहना चाहिए। अब इसी सिद्धांत को रूस और चीन ने लागू किया। चीन ने क्या किया, सारी ज़मीनें ले लीं और सबको समान रूप से बांट दिया और उसमें उनका हक नहीं था। अब उनमें देखा उन लोगों ने कि यदि हम काम करें तो ठीक है, उतने वैसे ही रहना है, और नहीं करें तो भी ठीक है, तो उनने काम करना ही बंद कर दिया। और एक बात और आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इस तरह के सिद्धांत को लागू करने से गरीबी ख़त्म हो गई। वहाँ भी बहुत गरीबी है, चाहे रूस चले जाइए चाहे चीन चले जाइए, वहाँ भी आपको गरीब दिख जाएंगे। उनके घर देखिए, उनका भोजन देखिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ये जो सिद्धांत है कम्युनिस्ट लोगों का, वह फेल हो चुका है, पूरी दुनिया में फेल हो गया। इस वजह से अब ये सिद्धांत मानने वाले लोग नहीं रहे। अभी गिनती के सिर्फ 2 देश बचे हैं, रूस और चीन। अब उसी सिद्धांत को ये महाशय अपने यहाँ लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ये इनको कहाँ से मिला सिद्धांत? मेड इन चाइना घोषणा पत्र जो है, क्या चाइना से बन कर आया इनका घोषणा पत्र? अब इसके बाद आज जो ये स्थिति है, उस स्थिति में आप मान के चलिए कि तीसरे चरण में तो अमित शाह जी ने घोषणा कर ही दी है कि 200 सीट हमारी पक्की हो चुकी हैं। तो ये मान के चलिए कि 370 सीट निश्चित रूप से बीजेपी लेकर आ रही है और बाकी सब चीज़ें मिलाकर आपको 400 पार जाना ही है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। ये आपका नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। आज हम यहीं विराम करते हैं। चौथे चरण के बाद हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और गर्मा गर्म खबरें होंगी और उसका विश्लेषण होगा। तो आज विराम करने के पूर्व मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।